डियर स्टूडेंट्स, आज आपका साइंस का पेपर था, क्लास 10th का। चलिए साइंस के पेपर को एनालाइज करते हैं कि सीबीएसई का ये पेपर कैसा रहा। क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए थे। जैसे अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, अ हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो होमोलोगस सीरीज का नहीं है। तो आप देख सकते हैं अल्केन है यहाँ पर, ऑब्वियसली अल्केन आपको देखने को मिल सकता है। अब अल्केन में C4H10 ये आपका अल्केन है, C6H14 ये भी आपका अल्केन है, C10H22 ये भी आपका अल्केन है। इसमें रॉन्ग आंसर है आपका C7H14। क्यों? क्योंकि ये है आपका अल्कीन। ठीक है, ये आपका अल्कीन है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अल्कीन वाला ऑप्शन आपका क्या है? रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का फार्मूला जो है वो क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? देखो, ये NaCO3 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका डी नंबर ऑप्शन Na2CO3.10H2O। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस आप करते हैं तो H2O ब्रेक करता है किसमें? H2 और O2 में। ठीक है, 2 गैस बनते हैं। ज़्यादा गैस बनता है तुम्हारा H2 और कम गैस बनता है तुम्हारा O2। ठीक है, तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर गैस तुम्हारा ज़्यादा है, यहाँ गैस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो Q है तुम्हारा यहाँ पर है तुम्हारा H2 गैस, और दूसरी तरफ जो तुम्हारा P है वो तुम्हारा है O2 गैस। अब O2 गैस चूँकि माइनस होता है तो ये प्लस की तरफ बनता है, ऑब्वियसली ये एनोड होगा, नीचे रॉड, ये होगा एनोड, आर रॉड इज एनोड, और दूसरी तरफ फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? कैथोड। तो इस आधार पर कैथोड पर जो है तुम्हारा H2 गैस है, तो S इज कैथोड। ऑप्शन जरा देखते हैं, S इज कैथोड। यहाँ पर S इज कैथोड है, और कैथोड पे आपका कौन सा गैस बन रहा है? Q, हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही, 3rd नंबर ऑप्शन। उसके बाद जो है तुम्हारा दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर P है, और P जो है P पे तुम्हारा बन रहा है गैस O2, तो P पे तुम्हारा गैस बन रहा है ऑक्सीजन, और ये है तुम्हारा एनोड जिसे हम लोग R कह रहे हैं। तो 1st and 3rd ऑप्शन इज करेक्ट, तो C नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। नॉट ट्रू, ध्यान देना है, पे बोला है कि कौन सा बात गलत है, सही नहीं है, नॉट ट्रू। ओके, चलिए सबसे पहला, इट बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम, बिल्कुल सही है। और वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, बिल्कुल सही है। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये गलत हो गया ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता है, मैग्नीशियम का जलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है इसका आप टिक करेंगे, ये गलत ऑप्शन है। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ओके, वॉशिंग सोडा में होता है, ब्लीचिंग पाउडर में नहीं होता है, और बेकिंग सोडा में नहीं होता है। तो इस तरह से आपका 2nd और 3rd ऑप्शन जो है यानी बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आप टिक करेंगे। ओके, द नेचर ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, बेटा पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसको न्यूट्रल आप मार के आना, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है KNO3। अब KNO3 में देखो बेस है KOH और एसिड है HNO3, दोनों स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है तो भाई न्यूट्रल बनने वाला है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कह रहा है कि द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रीन। याद रखना, ये हमेशा कैसा होगा? ग्रीन होगा। उसके बाद कह रहा है मेंडल ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी का क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। When a seed germinates, the root grows downward and small shoot grows upward. This shoot is known as, जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है तो जो शूट सीड से निकल के ऊपर की तरफ आता है उसे रेडिकल कहते हैं। सही जवाब। द पेयर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन ब्रेन, दिमाग में कौन से आपके ग्लैंड मौजूद होते हैं? तो दिमाग में आपका पैराथायराइड नहीं होगा। ओके, पाइनियल और थाइमस में थाइमस नहीं होगा, हाइपोथैलेमस एंड थाइमस में थाइमस नहीं होगा, तो हाइपोथैलेमस और पाइनियल, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 12 नंबर ऑप्शन में यहाँ कह रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आती है तो कहाँ से आती है? फोकस से जाती है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में जो आपका डाइजेस्टिव जूस होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है, वो कौन होगा? बाइल नहीं, बाइल लीवर में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, बिल्कुल सही जवाब, बी नंबर ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंट्रिंग द आई ऑकर एट, बहुत सारे रिफ्रैक्शन जो होते हैं ना, मैक्सिमम लाइट रेज जो रिफ्रैक्ट करती है वो हमारी आंखों पर कहाँ से होती है? आइरिस नहीं, क्रिस्टलाइन लेंस नहीं, प्यूपिल नहीं, आप कहोगे आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, बिल्कुल सही जवाब, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया आपका सही जवाब है। कह रहा है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ओजोन के बारे में गलत है? ओजोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहली बात कह रहा है कि डेडली पॉइजनस गैस है, बिल्कुल सही जवाब, ये आपका बहुत ही जहरीला गैस होता है। इट सील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ये भी सही है, हमें तो गलत चूज करना है। इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड फायर एक्सटिंग्यूशर, उसके बाद इट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विथ फ्री ऑक्सीजन एटम, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो गलत जवाब है वो है सी नंबर ऑप्शन। अगर जहरीला है तो फिर हम रेफ्रिजरेंट के तौर पर क्यों यूज़ करेंगे, या फायर एक्सटिंग्यूशर के तौर पर क्यों यूज़ करेंगे? ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन के साथ जाइएगा। कह रहा है द ग्रीन प्लांट ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एवरी फूड चेन बिकॉज, हर ट्रॉपिक लेवल पे ग्रीन प्लांट ही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्यों होता है? क्यों? क्योंकि प्लांट्स ही जो होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, डी नंबर के साथ जाइएगा। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 17 से 20 तक, रीजनिंग एंड असर्शन टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, इसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जाइलम टिश्यू मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स, सही जवाब, एसर्शन करेक्ट है, ट्रू, यहाँ आप लिखेंगे ये सही है। कह रहा है जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन रूट्स ऑफ द प्लांट, गलत, फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है। ओके, तो इसमें आपका एसर्शन सही है। उसके बाद कह रहा है कि फूड वेव इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। फूड वेव क्या है? एक जाल है जिसके अंदर बहुत सारे फूड चेन्स जो हैं वो ऑपरेट होते हैं इकोसिस्टम में, सही जवाब है, ट्रू, इसके साथ ट्रू जाएंगे। उसका कह रहा है कि फूड वेव डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, नहीं, फूड वेव इकोसिस्टम को डिक्रीज नहीं करता, ये इंक्रीज करता है, ठीक है, इकोसिस्टम को बनाए रखने में मदद करता है ये वेव, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल्स, बिल्कुल सही है, कार्बन के कंपाउंड जो है ना ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स ऑन बर्निंग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, ये भी सही जवाब है, दोनों सही जवाब है। तो क्या कार्बन को फ्यूल मेजर सोर्स इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके रिलीज जलाने पर हीट एंड लाइट रिलीज होता है? तो हाँ, तो इसका एसर्शन और इसका रीजन दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं, तो इसमें आप ए नंबर ऑप्शन के साथ जाइएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन के साथ, दोनों सही है। It is in the common domestic circuit, the earth wire is connected to a metallic plate buried deep inside earth, true है, सही जवाब। उसके बाद कह रहा है कि अर्थ वायर इंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करेंट टू द मेटालिक बॉडी ऑफ अप्लायंसेस कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ अर्थ सो दैट यूजर मे नॉट गेट अ सीवियर शॉक लॉस, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, तो ये सही जवाब है कि भाई हम लोग ज़मीन से अर्थिंग इसीलिए करते हैं कि अगर कोई मेटालिक बॉडी अप्लायंसेस जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें कोई करेंट की लीकेज होती है तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा तेज झटका ना लगे, इसलिए हमें अर्थिंग करना पड़ता है। तो ये दोनों आपका सही जवाब है और दोनों रिसर्शन और रीजनिंग एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सीना बार जो है वो एक ओर है किसी मेटल एक्स का, सही जवाब, सीना बार क्या है आपका? मेटल एक्स का ओर है। अब आप जानते हैं सीना बार किसका होता है? मरकरी का, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सीना बार किसका ओर है तो आप क्या कहोगे कि सीना बार इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, ये मर्क्यूरी का ओर है, ठीक है। और सीना बार का फॉर्मूला क्या होता है बालकों? तो वो होता है HgS, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है फॉर्मूला? HgS, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जब भी सीना बार को आप हीट करते हो तो सल्फाइड ओर को क्या कहते हैं भाई? रोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम इसे रोस्ट करेंगे, जब भी हम इसे आप रोस्ट करते हैं तो रोस्ट करने के बाद रिएक्शन होता है, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। रोस्ट करने के बाद सल्फाइड किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्साइड में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद और आप हीट करें तो फिर ये आपको मर्क्यूरी दे देता है, ठीक है, आपको फिर मरकरी प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपको इसका रिएक्शन भी लिखना था, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे? लिखोगे HgS, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन करा रहे हो आप 3O2 के साथ, 2HgS लेना, ठीक है, 3O2 के साथ, तो बनेगा 2HgO और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ठीक है, इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड
गैस रिलीज होता है, इसको आपको करना क्या है, हीट करना है। तो ये आपका एक रिएक्शन होगा। उसके बाद जैसे ही ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो फिर आप, चूँकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, आप इसे फर्दर हीटिंग करेंगे तब आपको मर्क्यूरी अलग मिलता है और ऑक्सीजन गैस आपको अलग मिलता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्रोटीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टर। प्रोटीन क्या करता है, वेरियस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है शरीर के अंदर। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ टालनेस। तो टालनेस से जुड़ा हुआ मतलब प्रोटीन जो है वो कैसे मतलब ये हमारी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ये हमें समझना है। तो बेटे इसका आंसर जानते हो क्या होगा, कोई भी प्लांट है, प्लांट की टालनेस जो होती है ना, प्लांट की जो टालनेस होती है वो टालनेस किस पे डिपेंड करती है। अगर टालनेस ग्रोथ है तो जो ग्रोथ है आपका वो कंट्रोल की जाती है जीन के द्वारा। ठीक है, जीन के द्वारा। ठीक है, जो जीन एक्सप्रेशन होता है ना, वो जीन एक्सप्रेशन के द्वारा टालनेस को कंट्रोल की जाती है। ठीक है, अगर किसी प्लांट में अगर कैपिटल टी जीन मौजूद है, किसी प्लांट में कैपिटल टी जीन मौजूद है तो वो क्या करता है, लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन को क्या करता है, बनाता है। इसलिए प्लांट्स क्या होते हैं आपके, टॉल होते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी प्लांट के अंदर जीन की बात करें और कैपिटल टी जीन जब ये मौजूद होगा तो इस कैपिटल टी जीन मौजूद होने की वजह से जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना वो प्लांट्स में वो बनना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लंबाई ज़्यादा होती है या टालनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि हाउ इज़ ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। तो हमारी ब्रेन जो होती है हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रोटेक्ट की जाती है, ये क्वेश्चन है। ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो देखो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, हमारा खोपड़ी होता है, स्कल। ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपका स्कल। और स्कल के अंदर फिर होते हैं 3 लेयर्स, 3 थिन लेयर्स। ठीक है, 3 थिन लेयर्स। ठीक है, और ये जो 3 थिन लेयर्स होते हैं ना, इन्हें हम लोग कहते हैं मेनिंजेस हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब मेनिंजेस का भी नाम है बट वो आपको इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है कि एक बोनी स्कल होता है जिसके अंदर आपके 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, परत होती है। और ये परत जो है वो क्या करती हैं, ब्रेन को एक संभालने के लिए क्या करती हैं, कुशन सपोर्ट देती हैं। और इसी ब्रेन के अंदर आपका एक लिक्विड भी होता है जो शॉक से ब्रेन को क्या करता है, सब बचाता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है मौजूद होता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में इरेज करते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल ये है कि अ डॉक्टर फाइंड्स इन वन ऑफ हिज पेशेंट दैट ही इज नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर पोस्चर। ठीक है, डॉक्टर को ये पता चलता है कि एक इंसान है, उसका शरीर जो है ना, उसका पोस्चर सही नहीं है, उसकी बॉडी की बैलेंस ठीक नहीं है, ठीक ठाक से वो चल फिर नहीं रहा है, बॉडी मूवमेंट अलग अलग है। तो कह रहा है कि कौन सा ब्रेन का हिस्सा है जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो बेटा है सेरेबेलम। क्या कहोगे इसको, सेरेबेलम। जो आपका सेरेबेलम होता है ना, वो आपको क्या होता है, सपोर्ट, ये पोस्चर प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को बैलेंस के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर होने वाले जो मसल्स मूवमेंट होती हैं उनको ये मेंटेन करता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, बैक साइड। ठीक है, बैक साइड पीछे की तरफ होता है आपका सेरेबेलम। ये पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर अगर आप उड़ रहे हैं तो आपको आसमान जो है वो काला दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, और एटमॉस्फेयर मौजूद ना होने की वजह से वहाँ पर आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, इसलिए आपको वहाँ पर रोशनी देखने को नहीं मिलती है, वो डार्क रहता है। ठीक है, कह रहा है डेंजर सिग्नल के लिए रेड लाइट को ही क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेंजर सिग्नल के लिए रेड लाइट को इसलिए यूज़ करते हैं कि जो रेड होता है ना, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है,
और ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से ये स्कैटर नहीं होता है और बहुत ही लंबी दूरी से भी हम लाल रोशनी को देख सकते हैं, ये बिखरता नहीं है, ठीक है, ये बहुत लंबा ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। इसीलिए रेड लाइट जो होता है ना उसको हम डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं, हाई वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाई वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी की वजह से हम रेड कलर को यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्कैटरिंग सबसे मिनिमम होती है, दैट्स वाई वी यूज़ रेड कलर्स। आगे कह रहे हैं कि रेनबो क्या होता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अ रेनबो, रेनबो क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, रेनबो जो होता है वो 7 अलग अलग रंगों का एक कॉम्बिनेशन है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्बिनेशन है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि एक दूसरे में मर्ज्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक के बाद दूसरा स्टार्ट होता है तो उसके बीच में गैप है, ऐसा नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, लगातार एक दूसरे में मर्ज होते हैं और ये 7 अलग अलग रंगों का क्या है, एक समूह है, ठीक है। कह रहा है कि वी सी अ रेनबो इन स्काई ओनली आफ्टर द रेनफॉल, बरसात के तुरंत बाद ही हमको रेनबो क्यों दिखाई देता है, जिसका रीज़न क्या होगा, बरसात के तुरंत बाद रेनबो हमको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं या फिर आप कहोगे कि डिस्पर्सन का काम करते हैं, ठीक है, इसको तोड़ देते हैं वाइट लाइट को। जब वाइट लाइट आती है और ये वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है और टकरा के जब वो रिफ्लेक्ट करके जब बाहर की तरफ आती है तब उस समय एक प्रिज्म की तरह ये वाइट लाइट को 7 अलग अलग रंगों में तोड़ देती है। इसी वजह से हमें सिर्फ बरसात के सीज़न में ही दिखाई देते हैं ऐसा, ठीक है, जब मॉइस्चर हो तभी हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द फिगर इन विच द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज सोन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि लाइट इंसिडेंट कर रहा है, यहाँ से ऐसे इंसिडेंट कर रहा है लाइट, इंसिडेंट करने के बाद लाइट क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टेड मीडियम में जा रहा है। अच्छा, ये नॉर्मल की तरफ है या नॉर्मल से अवे है, ऑब्वियसली नॉर्मल से क्या है, ये अवे है। तो जब नॉर्मल से अवे जा रहा है तो ये रेयरर से डेंसर है कि डेंसर से रेयरर है, ठीक है। इसका जवाब मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगा बताइए। जी बिल्कुल, इसका आंसर जो होगा आपका ये ऊपर वाला आपका है डेंसर मीडियम, ये डेंसर से लाइट रेयरर मीडियम में जा रही है, ठीक है। जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे जाती है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब कह रहा है कि कौन से मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, रेयरर मीडियम में बेटा, मीडियम 2 में, मीडियम 2 जो है उसमें आपकी लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। कह रहा है स्टेट रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाने का कारण क्या है, ठीक है। तो इसका रीज़न आप सिंपल यही लिखिएगा, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश की रोशनी जो होती है ना, रोशनी में जो उसकी रफ्तार होती है, रफ्तार में बदलाव के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक्सप्रेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या कहोगे, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या एन से, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। चलो आगे, इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम वाई इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। कह रहा है कि इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का बहाव है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल क्यों कहा जाता है। यूनिडायरेक्शनल इसलिए कहा जाता है कि सूरज से आने वाली ऊर्जा जब पृथ्वी पर फसलों को मिलती है और उस फसलों से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ट्रांसफ़र होती है तो इस दौरान होता क्या है कि एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। और वो एनर्जी का जो लॉस होता है ना, वो फिर लौट के वापस नहीं आता, इसीलिए हम लोग इसको यूनी डायरेक्शनल कहते हैं। या बॉडी अपने आप को क्या करती है, मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी का कंजम्पशन करती है और इन द फॉर्म ऑफ हीट वो एनर्जी जो वेस्ट हो जाती है वो एनर्जी फिर से वापस नहीं लाई जा सकती, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पल फ्लावर्ड पी प्लांट इज डिनोटेड एज कैपिटल WW and that of white flowered pea plant as small ww. When these two plants are crossed, first filial generation is obtained, ठीक है। अब ये बिल्कुल एकदम पी प्लांट जो है ना, रटा रटाया क्वेश्चन है, ठीक है। ये एकदम सिंपल, बस इसको कर दिया क्या कि टॉल एंड शॉर्ट की जगह पर ना कलर दे दिया।
तो इसमें कुछ करना नहीं है। जो पुराना वाला जो आप कैपिटल टी जो लेके चलते थे और जो स्मॉल टी लेके चलते थे, वो सारे के सारे वही आप यहाँ पर चार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। बस करना क्या होगा कि कैपिटल टी की जगह आपको कर देना है क्या, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल की जगह पर स्मॉल डब्ल्यू आप कर देंगे, ठीक है। और इससे जो है आपका सेम के सब कुछ एकदम एग्जैक्ट, ये आपको पढ़ाया गया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आई होप आपने इसको किया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट डीप्ड पीएच पेपर, एक एक्सपेरिमेंट में एक स्टूडेंट जो है वो पीएच पेपर डुबोता है इन 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, 4 अलग अलग सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी, एंड रिपोर्टेड हिज ऑब्जर्वेशन एज गिवन बिलो। उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, 4 पीएच पेपर को 4 सॉल्यूशन में डुबोने के बाद उसके पास ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ए, पीएच पेपर का कलर है लाइट ग्रीन। ऑब्जर्वेशन बी, पीएच पेपर का कलर है ब्लू। ऑब्जर्वेशन सी, ग्रीन कलर का है पीएच पेपर। और ऑब्जर्वेशन डी जो कि लाल रंग में बदल चुका है। अब कह रहा है इन विच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन मैक्सिमम। तो भाई हाइड्रोजन आयन H+ आयन मैक्सिमम किस में होगा और OH- आयन मैक्सिमम किस में होगा। तो H+ मैक्सिमम होगा आपका रेड में, ठीक है, और OH- जो मैक्सिमम होगा वो आपका होगा ब्लू में, ठीक है। तो ऑप्शन आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे डी एंड बी, ठीक है, ये ऑप्शन आप लिखेंगे। आगे कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ 2 सॉल्यूशंस आइडेंटिफाइड इन एबव, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशंस जो आपने 2 आइडेंटिफाई किए हैं, इसके एक एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो आप एसिड में लिख लो HCl और बेस में लिख लो KOH, ओके। आगे what would be the pH of resultant mixture obtained when these 2 solutions are mixed together in equal proportion? Justify your answer। कह रहा है कि अगर इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में अगर मिला दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसका रिजल्टेंट पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा और कलर जो है वो ग्रीन के आसपास वेरी करेगा, ठीक है, दोनों स्ट्रांग है। नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस लिबरेट होता है और उसे आप टेस्ट कैसे करते हो। तो कोई भी मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल सॉल्ट, और मेटल सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है, आप जब जलती हुई लाइटर या कैंडल आप लेके आते हो तो ये पॉप साउंड करके फूटता है, ये उसकी पहचान है। कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर बनता है ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देना आप, ओके। कह रहा है कि अगर जिंक का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा Zn प्लस NaOH का रिएक्शन। एम्फोटेरिक कंपाउंड जब हम लोग पढ़ रहे थे ना तो वहाँ पर ये हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट की बात। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, आप यहाँ लिखोगे Na2ZnO2, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर मिला लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट, 29 नंबर क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यानी क्या है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका दिया है 30 सेंटीमीटर, जिसे आप माइनस में लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, जिसे आप प्लस लेंगे। फिर लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके आपको इसको पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज बताता है, यानी कि आपको V बताना है और आपको H2 बताना है, ये 2 चीज़। तो आप लेंस फॉर्मूला जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। साइन आप ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ कितनी है आपकी 20, ठीक है। उसके बाद आपकी इमेज डिस्टेंस निकालनी है। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 30, लेकिन माइनस है साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है S2/H1। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सॉल्यूशन होगा इसमें इमेज डिस्टेंस 60 होगा
और इसके साथ जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो होगा -10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन करना है कि 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, आप जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, और वर्क अगर आप 1 जूल का करते हो 1 कूलाम चार्ज को मूव करने में, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सिंबल। अब जैसे ये सिंबल आप देख सकते हो, इस सिंबल का नाम है अमीटर, इस सिंबल का नाम अमीटर है। और इस सिंबल की बात करें तो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नीचे तो दिया गया चार्ट है, कह रहा है कि एक यहाँ पर कैंडल फ्लेम को आपने रखा है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने जब आप कैंडल फ्लेम को रखते हो तो उसकी जो इमेज होती है वो बनती है स्क्रीन के ऊपर। अपने ऑब्जर्वेशन को उसने टेबल का रूप दे दिया है, और इस टेबल को देखने के बाद ये जो 8 नंबर पॉइंट है ना, ये गलत लगा है। अगर आप -30 पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज अगर +30 पर बनता है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपका 30 है तो फोकस आपका 15 हो गया। तो फोकस तो आपको मिल गया। अब उस फोकस पे अगर ये 12 एंड 120 का सॉल्यूशन अगर आप पुट करते हैं तो ये नहीं आता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है इस टेबल में। ठीक है, फोकल लेंथ हो गया, और क्यों है ये हमने जस्टिफाई कर दिया। टेबल में क्या गलत है वो भी हमने आपको बता दिया, और इसके सारे के इमेज फॉर्मेशन करना है जो कि आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वहाँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। इसका डायग्राम बनाना है, बहुत आसान है, ये आप लोग बुक में बहुत बार पढ़ चुके हो। आप देखोगे कैसे ये ब्रेक करता है। इसी स्पेक्ट्रम को आपको ड्रॉ करना था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने किया होगा इसको। जो डिफरेंट है मैं आपको बता देता हूँ जिस पे बच्चों को डाउट होगा। ठीक है, प्यूबर्टी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, और टेस्टिस के बारे में, मेल के बारे में, या फिर आप कॉन्ट्रासेप्शन के 3 उपाय अगर आपको लिखने हैं तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा पार्ट, ठीक है ना, नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शंस इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस बात को याद रखना, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला है तो इसमें मेल का कोई भी नाम पार्ट का नहीं आना चाहिए। चलो, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ एग्स का प्रोडक्शन ओवेरी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यूट्रस, यूट्रीन वॉल, एंट्री ऑफ स्पर्म वजाइना। ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कह रहा है कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा यूट्रस के अंदर अगर इम्प्लांटेशन जाइगोट का हो गया है। तो जब भी जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो आप देखोगे कि यूट्रीन वॉल जो होती है ना वो थिक हो जाती है, थिकनेस बढ़ती है, ताकि ब्लड वेसल्स से ब्लड की फ्लो हो और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है बच्चे तक पहुंचाई जा सके और लेके जाई जा सके। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होगा। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो आपकी यूट्रीन वॉल्व है वो वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट करने के बाद ये टूट के ब्लड के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसे आप मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेम एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। एक ऐसे अल्कोहल का नाम बताओ और कार्बोक्सिलिक एसिड का जिसमें 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन C2H5OH, जिसे हम इथेनॉल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आपको चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भाई क्या होता है, COOH होता है ना। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक 2 कार्बन वाला मुझे चाहिए, तो क्या लिखोगे, CH3COOH। इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि आप एक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। चलिए देखते हैं। किसी भी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए बस एक ये रिएक्शन ही सफिशिएंट होगा, जो कि आपको लिखना चाहिए। जैसे आपके पास CH3CH2OH है जो कि एक अल्कोहल है। अगर इस अल्कोहल को
हम कन्वर्ट करना चाहते हैं CH3COOH में, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसके लिए आपको चाहिए एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, और इसके साथ साथ थोड़ी सी अमाउंट में एसिड के साथ एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, Cr2O7। ये रिएक्शन आप लिखते आपका सही हो जाता। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सोप क्या होता है। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, साबुन क्या होता है। आप इसमें साबुन का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो C17H35COO का फॉर्मूला आप लिख सकते थे। ये साबुन है। ये साबुन क्या करता है, क्लींजिंग इफेक्ट के तौर पर काम करता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। इसमें कह रहा है कि साबुन को सुटेबल नहीं माना जाता है वॉशिंग करने के लिए कपड़ों को जहाँ पर आपका वाटर जो है वो हार्ड है, ठीक है। तो मिनरल वाले जो भी पानी होते हैं ना, वाटर, अगर उसमें आप साबुन का यूज़ करते हो ना, तो इससे सफाई नहीं हो सकती, झाग नहीं बनता है, लेथर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि डीमिनरलाइज करने में सारा का सारा साबुन वेस्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमें डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए या फिर पहले वाटर को ट्रीट करना चाहिए। ये दो तरीके हो सकते हैं। 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ये फिगर देख के आपको क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है, तो ये सर्किट डायग्राम आपको दिखा रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक लाइन में क्या कहोगे इसे, ये आपको दिखा रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और स्टड एक्सपेरिमेंट। दूसरा कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, जस्टिफाई योर आंसर गिविंग सर्किट डायग्राम। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो जो ये नॉर्थ जो है ना, बाहर की तरफ सुई जो आई है ना, ये मुड़ के कहाँ हो जाएगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन में करंट रिवर्स कर देने से जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ जो है वो क्या करेगा, चेंज हो जाता है, पोलैरिटी चेंज होता है, तो ऐसा होता है। ओके, कह रहे हैं नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि नाम दीजिए उस नियम का जो मैग्नेटिक फील्ड बताए किसी भी वायर के चारों तरफ, किसी भी स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है। और इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल यूज़ करते हैं। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ये बार मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। किसी सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड्स अगर आपको बनानी है तो यहाँ पर एक सोलेनाइड बनाइए और ऐसे ठीक बार मैग्नेट की तरह ही, बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनाइड, एकदम बिल्कुल एक जैसा ही होगा, ठीक है। चलिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अगेन इसमें कुछ अलग बताने लायक नहीं था। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, ये इसमें कुछ बताया जा सकता है टेक्निकल। जैसे कह रहा है कि ये 3 डायग्राम आपके दिए गए हैं, ठीक है, 3 डायग्राम आपको यहाँ पर दिए गए हैं और ये 3 डायग्राम जो है आपको दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे एंट्री कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आगे की तरफ, और इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है ऐसे परपेंडिकुलरली। तो उस कंडीशन में उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये तिरछे एंटर कर रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ आ रहा है। तो अगर आपसे कोई कहे कि मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा कौन एक्सपीरियंस करेगा, तो फर्स्ट नंबर ये सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई चार्ज, उसके लिए QVB sin थीटा का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर एंगल जो है वो है 90 डिग्री, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एंगल मान लो कम है 60 डिग्री, यहाँ पर अपोजिट है तो 180 डिग्री। तो कभी भी साइन की वैल्यू मैक्सिमम 90 पर होती है, तो फोर्स भी मैक्सिमम तब लगेगा जब आप इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजारोगे, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम होगा फर्स्ट नंबर, यहाँ पर आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। आगे कह रहा है कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बहुत सारे प्योर मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, कि उसको हम अनसुटेबल मानते हैं खास किसी कार्यों के लिए। जैसे मेटालिक ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं बर्तन बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली प्योर मेटल के नहीं होते हैं, वो एलॉय के बने हुए होते हैं। तो एलॉय के बनाने से क्या बदल जाता है किसी भी मेटल के अंदर, ठीक है,
जिसे हमें एलॉय को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल चेंज व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड टू इट्स एलॉय बाय मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट इन इट। कैसे बदल जाता है किसी भी मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैसे बदल जाती है अगर हम एलॉय उसे बना दे कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स करके। तो देखो, सबसे पहले आप ये कहोगे कि उस कंडीशन में जो मेटल होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। मिलावट करने से स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, बदलाव आता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज हो जाने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो पूछ रहा है कि कैसे बदलता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी है ना, वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। और इसके साथ साथ जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक एलॉय का नाम बताइए जिसको वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है 2 तारों का। तो वो है सोल्डर। सोल्डर को हम यूज़ करते हैं। सोल्डर में आपका टिन और लेड होता है, SN और PB 60 और 40 के रेशियो में। ठीक है ना, 60% एंड 40%। ऑल्दो अलग अलग रेशियो में भी सोल्डर को हम लोग बनाते हैं, बट ज़्यादा यूज़ होता है 60-40 का रेशियो सबसे सही होता है। कह रहा है कि एलॉय क्या होता है। आप जानते हैं एलॉय क्या होता है, ब्रास। ब्रास कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी आपको पता है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल। आगे देखते हैं। और अगर आपको नहीं याद हो तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ब्रास जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें सबसे पहला है आपका कॉपर और दूसरा है आपका जिंक। ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 67% आपका कॉपर होता है और बाकी का जो बचा हुआ 33% है वो आपका जिंक होता है। ठीक है, दोनों को मिलाने से आपका ब्रास तैयार होता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है। एक ऐसा स्टील जिसके ऊपर कोई भी स्टेन नहीं पड़ता। स्टेन यानी धब्बे उब्बे नहीं पड़ता, जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती है। इसके बाद पूछ रहा है कि कैसे इसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए, चूंकि ये एलॉय है, तो हमें अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाना पड़ता है आपस में। कौन सा एलॉय, तो वो होगा आयरन, क्रोमियम और निकेल। 3 चीज़ मिलाते हैं। ठीक है ना, आयरन, क्रोमियम और इसके साथ साथ निकेल। ये 3 चीज़ को मिला के स्टेनलेस स्टील की तैयारी होती है। ठीक है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी इसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाती है खाना बनाने के लिए या फिर किसी दूसरे बर्तनों के कंपैरिजन में। देखो, पहले तो लेस रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता। आपका फूड जो है उसके अंदर कोई रिएक्शन करके कोई नई चीज़ या कोई जहरीली चीज़ नहीं बन जाती है। दूसरी बात, इसके ऊपर रस्टिंग नहीं होती है, जंग नहीं लगता है। इसी वजह से हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, हम लोग स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं। या जो रेज़र ब्लेड होता है ना, स्टेनलेस स्टील का इसीलिए बनाते हैं कि उसके ऊपर जल्दी रस्ट वगैरह नहीं आता है। ठीक है, आगे बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिर से है आपका। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हार्मोन का नाम बताइए जो प्लांट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पत्तियों के गिरने के, विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, तो उसके लिए आप लिख देना बेटा एब्सिसिक एसिड, ABA। ठीक है, ABA जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे कह रहा है कि टच को, अगर लीव्स जो हैं वो ऐसे लीव्स जो मूव कर सकते हैं बड़ी तेज़ी से छूने के साथ ही। ठीक है, तो बताइए ये कौन सा मूवमेंट है, थिग्मोनेस्टी। ठीक है, थिग्मोनेस्टी। चलो, कह रहा है वो प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो शूट पे बनता है, ऑक्सीन। इसका आंसर क्या है आपका, ऑक्सीन। ठीक है, और ये कैसे प्लांट को मुड़ने में हेल्प करता है। तो देखो, एक साइड जैसे ये ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठा होता है ना, प्लांट जो है वो क्या करता है, बेंड करता है ऑक्सीजन के इकट्ठे होने से। जैसे सूरज पड़ रही है ना, तो पीछे साइड में ऑक्सीजन क्या करेगा, इकट्ठा होगा। ठीक है, 1 साइडेड। आगे अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इस डायग्राम को देखिए। डायग्राम में आपके 2 रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का और एक 6 ओम का, वोल्टमीटर से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, बैटरी जो है आपकी 2 वोल्ट की है, एक स्विच है, एक अमीटर है करंट को रीड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों रजिस्टर को सीरीज में, यहाँ पर दोनों को रजिस्टर को हमने किस में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है। ठीक है, सीरीज में 2 वोल्ट की बैटरी से। कह रहा है कि एक सर्किट डायग्राम बनाइए जिसके अंदर 2 रजिस्टर X और Y आपस में जुड़े हों लेकिन पैरेलल में हों, सेम बैटरी से, सेम एमीटर से, सेम वोल्टमीटर से। तो भाई पैरेलल में जोड़ना है, तो एक ऐसे ऊपर हो गया, एक आपका क्या हो गया,
नीचे हो गया, ठीक है, आपने ऐसे बना दिया। यहाँ पर आप डाल दीजिए 1 अमीटर, ठीक है, ये वही आपका बैटरी रहेगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि वोल्टमीटर, तो देखो वोल्टमीटर जो है यहाँ पर आप इसको स्टार्टिंग में जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों के दोनों रेजिस्टेंस डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, रजिस्टर डायरेक्टली जुड़े हैं, ठीक है। तो सेम दोनों वोल्टेज मिलेगा, इसको भी सेम वोल्टेज मिलेगा, इसको भी सेम वोल्टेज मिलेगा। ऑल दो करेंट अलग अलग हो जाएगा, लेकिन हमारे पास चूँकि एक ही अमीटर है तो हम किसी एक रजिस्टर का करंट मेज़र नहीं करेंगे, हम टोटल मेज़र करेंगे। तो ये आपका एक करेक्ट तरीका हो सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई। इन विच कॉम्बिनेशन of resistor will the potential difference across x and y and current through x and y be the same। ठीक है, कौन से कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन from a battery by the series combination of two resistors। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू कितनी होगी? सीरीज में ही बेसिकली एक करंट है, तो हम इसके लिए कर सकते हैं, बहुत इजी है। V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए मुझे पहले रेजिस्टेंस चाहिए, R1 प्लस R2। इसमें R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू है 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट है, तो 2 इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू 2/9, ठीक है, एम्पियर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है डिटरमाइन करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर इसी को पैरेलल में अगर हम जोड़ दें तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, बहुत ईजी है। 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 होगा, 2 प्लस 1, 3/6, जो कि हो जाएगा आपका 1/R की वैल्यू, ठीक है, 1/2, तो R की वैल्यू आएगी 2 ओम, ठीक है। चलिए, इस तरह से देखा जाए तो पेपर बहुत ही इजी पेपर था 12 का, और आपने इससे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे होंगे। बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, टेक्निकल क्वेश्चंस जो थे भी वो बहुत ही इजी थे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा गया होगा, ठीक है। और आगे अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए।